हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और प्रारंभ सीरीज में हम क्लास 11th और क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है बेटा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी और वहां पे भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको प्रारंभ सीरीज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आप जाके देखें, आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सभी लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से उसे पढ़ाया है विद रिटन नोट्स। तो आप साथ के साथ उसके नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से उन लेक्चर्स को रिवाइज करें और कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। देन हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझा कि मैनेजमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हमने समझने की कोशिश करी, जिसमें हम इफेक्टिवनेस पे टाइम पे फोकस करते हैं और एफिशिएंसी में हम कॉस्टिंग को बचाने पे फोकस करते हैं। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा, जिसमें हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने समझा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इसको हमने समझने की कोशिश करी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि आखिर मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस टॉपिक को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि आखिर मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं या आखिर मैनेजमेंट किन किन लेवल्स पे काम करता है। क्लियर है बेटा। आज हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और समझाने में मजा आएगा। तो साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं और साथ के साथ आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखिए बेटा, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं बेटा? 3 लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल से मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सर कौन कौन से लेवल हैं? तो इसको हम एक पिरामिड से समझते हैं। पिरामिड हम कह लें या ट्राइंगल हम कह लें, जैसा आप समझना चाहें। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये है एक और एक ये होता है हमारा टॉप लेवल। ये होता है हमारा मिडिल लेवल और एक होता है हमारा लोअर लेवल या सुपरविजरी लेवल। तीनों को समझना है। देखिए मैनेजमेंट को हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था बेटा कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक पर्सन के बस की बात नहीं है, हमें इसमें ग्रुप में साथ में आके काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लोग रन करते हैं। ऐसा नहीं है। हालांकि हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो टॉप लेवल के लोगों के पास ज्यादा होती है, लेकिन एक मैनेजमेंट को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में टॉप लेवल का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही कंट्रीब्यूशन मिडिल लेवल और लोअर लेवल का भी होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो सिर्फ टॉप लेवल के मेंबर्स ही कंपनी के सारे काम थोड़ी कर लेंगे। लोअर लेवल का काम लोअर लेवल के लोग ही कर पाएंगे, मिडिल लेवल का काम मिडिल लेवल के लोग ही कर पाएंगे और टॉप लेवल का काम टॉप लेवल के लोग ही कर पाएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल के पास ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ अकेला टॉप लेवल ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो किसी भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी अगर मैनेजमेंट को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको इन तीनों लेवल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं या लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं।
इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल का क्या काम होता है, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, और लोअर लेवल का काम क्या होता है, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, इनको हम अभी बारीक से समझेंगे। अभी आपको यह समझना है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। जो भी लोग ये मानते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लोगों के जरिए परफॉर्म किया जाता है, तो वो सही नहीं है। सिर्फ टॉप लेवल के बस की बात नहीं है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। मिडिल लेवल और लोअर लेवल का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना टॉप लेवल का कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी टॉप लेवल के हाथ में ज्यादा होती है। सो दीज आर दी 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, वो आपको समझनी है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं अथॉरिटी और एक मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इसको आपको समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि अथॉरिटी कैसे ट्रेवल करती है, तो अथॉरिटी ट्रेवल करती है टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में, और अकाउंटेबिलिटी कैसे ट्रेवल करती है, तो अकाउंटेबिलिटी चलती है लोअर लेवल से टॉप लेवल के बीच। मतलब क्या है, देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर कौन किसको देगा। भाई आप दिमाग लगाओ कि डिसीजन क्या लेने हैं और किसको लेने हैं। ये डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल कभी भी टॉप लेवल को नहीं देगा। टॉप लेवल के लोग ये सोचेंगे कि कौन सा डिसीजन कौन सा लेवल ले सकता है। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डिसीजन मेकिंग पावर की जो डिसीजन मेकिंग पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, या डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, वो कभी भी लोअर लेवल के टॉप लेवल को नहीं बताएंगे। लोअर लेवल के लोग टॉप लेवल को कभी ये नहीं बताएंगे कि ये काम ऐसा होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए। ये चीज बताएंगे टॉप लेवल के लोग कि आपको ये काम ऐसे 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 करना है। तो अथॉरिटी हमेशा कैसे ट्रेवल करती है बेटा, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। अब मान के चलिए कोई अथॉरिटी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल ने लोअर लेवल को दे दी है, कोई टास्क दे दिया है, तो जाहिर सी बात है टॉप लेवल के सवाल किससे पूछेंगे, मिडिल लेवल या लोअर लेवल से। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाब देने की रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर चलती है, लोअर लेवल से टॉप लेवल के पास चलती है। मतलब लोअर लेवल का आदमी कभी टॉप लेवल वाले से ये नहीं पूछेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। समझ रहे बात को। कभी एक क्लर्क, कभी एक सुपरवाइजर अपने चेयरमैन से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये नहीं पूछेगा कि सर आपने ये काम क्यों नहीं किया। ये पूछने का अधिकार जो होता है टॉप लेवल के पास होता है। तो टॉप लेवल जो होता है वो डिसीजन मेकिंग पावर मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दे सकता है। तो जो अथॉरिटी ट्रेवल होती है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल के पास होती है कि कौन क्या काम करेगा और कैसे डिसीजन लेगा। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, आंसर देने का जो प्रोसेस होता है, आंसर चलता है नीचे से ऊपर। यानी कि जो लोअर लेवल को काम दिया गया है उस काम को लेकर जब रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वो रिपोर्ट लोअर लेवल या मिडिल लेवल से मांगी जाएगी, और वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी बेटा, टॉप लेवल के पास जाएगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है और आंसर देने का जो अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अथॉरिटी कैसे ट्रेवल करती है, तो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे करती है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे ट्रेवल करती है, तो लोअर लेवल से टॉप लेवल पे करती है। मतलब अगर कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब आपसे मांगा जाएगा, तो जवाब मांगा जाएगा लोअर लेवल के आदमी से। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ मूव करती है। वहीं पर जो डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक दी जाती है। तो अथॉरिटी जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है। ये आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बताइए बेटा, यहां तक आपको चीजें सारी की सारी क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर बेटा? चलिए, तो ये होता है बेटा टॉप लेवल। अथॉरिटी जो है टॉप लेवल से लोअर लेवल पे ट्रैवल करती है, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो चलिए सर, अब हमें ये समझाइए कि इनमें क्या क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आखिर कौन कौन लोग आते हैं और आखिर इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम से टॉपिक डालिए बेटा, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके अंदर हम समझेंगे बेटा, दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
कंपनी के अंदर काम करने वाले सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर जो लोग होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी के अंदर जो सबसे ज्यादा अनुभव, सबसे ज्यादा उम्र दराज और सबसे ज्यादा जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिनके पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, 15 साल 20 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होते हैं बेटा? पार्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों? चीजें क्लियर है बेटा आपको? तो इसमें कौन कौन आते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके चेयरमैन, कंपनी के चेयरमैन आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं बेटा, जनरल मैनेजर आ जाते हैं। ठीक है, एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जीएम का मतलब जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रेसिडेंट इसके अंदर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर आते हैं। दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब के सब किसका पार्ट होते हैं बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन के पास सबसे ज्यादा है, एक्सपीरियंस इनके पास सबसे ज्यादा होता है बेटा, बहुत ही अनुभवी आदमी होते हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आदमी होते हैं। ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, जिसमें आपके चेयरमैन आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। और इसके अगर आगे आप लिखना चाहें तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा लिख दें। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है, जो इसमें नहीं आई वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। क्लियर है बेटा? और याद रखना, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के पास ही होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं। कंपनी के जो क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, कंपनी की जो क्रूशियल प्लान्स और पॉलिसीज होती है, उनको बनाने की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको बनाने की पूरी पूरी अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर बेटा? चलिए, अब सवाल ये निकल के आता है कि सर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आपको यहाँ पे फंक्शन सब समझने पड़ेंगे बेटा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, वो आपको अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो पहला फंक्शन लिखिए, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को। देखिए, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट बिना ऑब्जेक्टिव के किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उनको डिटरमाइन करने का काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों का होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं बेटा, वो मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और साथ के साथ लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा? दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, एमडी, जीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है कंपनी के डिसीजंस को लेने की। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो फर्स्ट फंक्शन इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने का काम ही किनका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के हो सकते हैं। क्लियर है बात बेटा? दूसरा इनका क्या फंक्शन होता है? फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। कंपनी से रिलेटेड प्लानिंग करना कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान चाहिए और क्या क्या पॉलिसीज चाहिए, उनको बनाने का भी जो फंक्शन होता है, उनको बनाने की भी जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये बात ध्यान रखना है बेटा आपको। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज,
कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज का जो मेन अधिकार होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं बेटा, वो ही कंपनी के मेन प्लान्स और पॉलिसीज को क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। और ये उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। पहला फंक्शन क्या था बेटा, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग और पॉलिसीज चाहिए, उस प्लानिंग और पॉलिसीज को बनाने का काम भी किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। दोनों फंक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आप फाइंड आउट करते हो, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग और पॉलिसीज लगती है, उसको फ्रेम करने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। क्लियर है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, लिखिए थर्ड लिखिए बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज to be performed, organizing activities to be performed, लिखिए बेटा इसको, organizing activities to be performed by persons working at middle level, नोट कीजिए बेटा इसे। क्या लिखा हुआ है बेटा, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो होता है बेटा, मिडिल लेवल को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो जॉब असाइन करने का काम भी कौन करता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही करते हैं। क्या समझाया बेटा तीसरे फंक्शन में, कि मिडिल लेवल, भाई टॉप लेवल के बाद कौन आ रहा है बेटा, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल को क्या काम करना है, उन्हें कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, ये एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये फंक्शन भी किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। क्लियर है? चलिए फोर्थ फंक्शन देखिए बेटा इसका, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड असेट, such as finance, fixed asset, etc. भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, कोई मशीनरी हमें चाहिए, हैवी मशीनरी हमें चाहिए, फिक्स्ड असेट हमें चाहिए, तो वो सारे के सारे अरेंज करने का भी काम किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बेटा वो सभी तरीके के फाइनेंसेस को अरेंज करता है जो डेली बेसिस पर हमें डे टू डे एक्टिविटीज को काम को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। जैसे मान के चलिए किसी कंपनी के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हैवी मशीन्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। उस मशीन्स को परचेस करने के लिए फाइनेंस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है बेटा कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी चीज पर ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, उन रिसोर्सेस को अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। क्लियर है? ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं कंपनी के वेलफेयर के लिए, कंपनी के सर्वाइवल के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए भी बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज भी जो होती है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जरिए ही परफॉर्म करी जाती है। तो ऐसे फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस ही ध्यान में रखने। क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे कौन बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशंस के, मैक्सिमम अथॉरिटी इनके पास ही होती है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को भी ये डिटरमाइन करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स और पॉलिसीज होती है उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना है ये बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी स्मूथली रन हो सके उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना या फिक्स असेट का अरेंजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। सो दीज आर दी फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। अब हमें पढ़ना है बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? अब हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो देखिए जैसे इसमें डिपार्टमेंटल हेड आ जाएंगे,
कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो हर एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। तो उन सबके हेड जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बेटा फाइनेंस मैनेजर। क्या देखने को मिलेंगे बेटा आपको इसके अंदर, फाइनेंस मैनेजर देखने को मिलेंगे बेटा आपको इसके अंदर। मार्केटिंग मैनेजर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो मार्केटिंग करते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए। ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो इसका पार्ट है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो ये लोग आपको मिडिल लेवल के अंदर काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, फाइनेंस मैनेजर आ गए, मार्केटिंग मैनेजर्स आ गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह आ गए। ये सारे के सारे लोग इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका मेन काम क्या होता है बेटा, कि जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल के जरिए बनाई गई है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के जरिए बनाई गई है, उनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बेटा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई है, उन प्लान्स और पॉलिसीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल को भी लिंक करने का काम करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना बेटा कि ये पिरामिड होता है, ये टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया। तो टॉप लेवल को अगर लोअर लेवल तक कोई बात पहुंचानी है तो वो पहले मिडिल लेवल को बोलता है, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल को बात पहुंचता है, और लोअर लेवल को अगर कोई टॉप लेवल तक बात पहुंचानी है तो लोअर लेवल पहले मिडिल लेवल वालों से बोलता है, और मिडिल लेवल फिर किससे बोलता है, टॉप लेवल से बोलता है। तो मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है बेटा, वो एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है बिटवीन दी टॉप लेवल एंड दी लोअर लेवल। क्लियर है, बात समझ में आई है नहीं आई बेटा? तो याद रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई गई है उन्हें एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। साथ के साथ ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक की तरह भी काम करता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरह ही काम करता है। जैसे समझिए, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। अब डिपार्ट से मान के चलिए एक परचेज डिपार्टमेंट है, तो एक परचेज डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और उसके अंदर काफी सारे उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो उस परचेज डिपार्टमेंट में काम कैसे करना है, किस तरीके से उसमें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से उसमें पॉलिसीज बनानी है, तो कभी कभी उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किनके पास होती है, डिपार्टमेंटल हेड के पास होती है। तो कहीं कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल के मैनेजमेंट को कुछ क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस को भी क्या करता है बेटा, वो परफॉर्म करने का काम करता है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आखिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो लिखिए इसमें बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। लिखिए इसमें बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल के जरिए बनाई गई है, क्या लिखा है इसमें, जो पॉलिसीज, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल के जरिए बनाई गई है, उनको एक्सप्लेन करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, मिडिल लेवल के पास होती है। भाई देखिए, टॉप लेवल ने जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई है उन्हें इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल और लोअर लेवल की है, लेकिन लोअर लेवल को प्लान्स और पॉलिसीज बताएगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई है उन्हें इंटरप्रेट, उन्हें एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा, मिडिल लेवल की होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मिडिल लेवल जो होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। क्या करता है बेटा, लिंक की तरह काम करता है। क्लियर है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। दूसरा क्या है इसके अंदर फंक्शन बेटा, डिपार्टमेंटल हेड्स को क्या क्या डिसीजन लेने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स को
अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम करवाने के लिए। तो उनसे रिलेटेड प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने की भी जिम्मेदारी किनकी होती है बेटा? इन डिपार्टमेंटल हेड्स की होती है। और ये डिपार्टमेंटल हेड्स किसका पार्ट होते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। याद रखना बेटा, मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंदर कुछ डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी जानी है, उन सबके रिलेटेड डिसीजन भी लेने का अधिकार किसके पास होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों के पास ही होता है। ये आपको यहां पे दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है। क्लियर है बेटा? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन देखने को मिलेगी। किसी डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को रिक्रूट करना है या उसमें से सिलेक्ट किसको करना है, तो ये वाला फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है बेटा? मिडिल लेवल ही परफॉर्म करता है। याद रखना बेटा, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा कि वो रिक्रूटमेंट निकाले और जिस डिपार्टमेंट में उसे जैसा एम्प्लॉय चाहिए उसे वो क्या करे बेटा? अपॉइंट कर ले। क्लियर है? मोटिवेशन प्रोवाइड करवाने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो सारे के सारे लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन प्रोवाइड करवाने का काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही होता है। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं बेटा, वो अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाते हैं, प्रमोशन की बातचीत करते हैं, ताकि एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहे और अपनी 100% एफिशिएंसी से क्या कर पाए बेटा? काम कर पाए। क्लियर है? और कोऑपरेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। भाई एक ही डिपार्टमेंट सक्सेसफुली काम कर पाएगा तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। सभी डिपार्टमेंट्स को तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। हालांकि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब अलग अलग होता है। ये जब ये चैप्टर कंप्लीट होने पर आएगा तब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो याद रखना बेटा, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन बिठाते हुए, कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए सही तरीके से काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या क्या होता है बेटा? जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल के जरिए बनाई गई है उसे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, लोअर लेवल को क्या क्या काम करने हैं वो उन्हें बताना है। डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना। कहीं कहीं पे किसी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो उनका रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन बनाते हुए काम करना ताकि फंक्शन स्मूथली रन हो पाए। ये सारे के सारे काम किए जाते हैं बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जरिए। याद रखना, मिडिल लेवल कभी कभी टॉप लेवल की तरह भी परफॉर्म करता है। टॉप लेवल का काम होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना। तो डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं वो बनाते हैं डिपार्टमेंटल हेड। चीजों को समझो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लान्स एंड पॉलिसीज का बनाना। और मैं क्या बोल रहा हूं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कभी कभी टॉप लेवल की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या काम होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, इससे रिलेटेड प्लान्स और पॉलिसीज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिपार्टमेंटल हेड की होती है। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन पूरी कंपनी को रन करने के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जा रही है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? पूरी कंपनी के लिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होती है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटा? और अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, थर्ड क्या है हमारा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, तो इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क वगैरह, सुपरिटेंडेंट वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे बेटा किसके अंदर? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये लोग होते हैं बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट, जिसे हम सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? इनका मेन काम क्या होता है बेटा कि जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जरिए जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई है उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए। इनके पास जो अथॉरिटी होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। इनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। इनके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है?
चलिए, अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अब आपको इसमें देखना है कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, पहला फंक्शन क्या है इसका, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, ये क्या है इसको समझिए पहले। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स क्या होता है, देखिए बेटा, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है बेटा वो डायरेक्टली लिंक होता है मिडिल लेवल से। अब लोअर लेवल के मैनेजमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो उन प्रॉब्लम्स को किसको बताता है बेटा, मिडिल लेवल को। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन चलती है, लोअर लेवल कभी सीधे टॉप लेवल से बातचीत नहीं कर सकता और टॉप लेवल कभी सीधे लोअर लेवल से बातचीत नहीं करेगा। लोअर लेवल को अगर अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो उसे मिडिल लेवल से बातचीत करनी पड़ेगी, टॉप लेवल को अगर अपनी बात लोअर लेवल तक पहुंचानी है तो उसे मिडिल लेवल से बातचीत करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लोअर लेवल के अंदर वर्कर्स को, तो वो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें मिडिल लेवल तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा, सुपरवाइजर्स वगैरह की होती है। ठीक है, दूसरा, लोअर लेवल पर गुड वर्किंग कंडीशंस बनी रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है बेटा, लोअर लेवल मैनेजर्स की ही होती है, कि अच्छा माहौल बना रहे, कॉपरेशन वाला माहौल बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे, अच्छी तरीके से क्या हो बेटा, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए। बातचीत समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के सुपरवाइजर्स होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करें, एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि हर एक इंडिविजुअल अपनी 100% इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाए, काम कर पाए। ठीक है, तीसरा क्या है, सेफ्टी जो होती है वर्कर्स की उसका ध्यान रखते हैं बेटा। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, लोअर लेवल मैनेजर्स की ही होती है। वर्कर्स से रिलेटेड जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं या सुपरविजरी लेवल जो होता है मैनेजर का, वो सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है बेटा किसको, वर्कर्स को। क्लियर है बेटा? और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है बेटा, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की ध्यान में रखना, ठीक है, कम्युनिकेट करना डिफरेंट वर्कर्स के साथ, और जहां पे किसी सुपरविजन लेवल मैनेजर में अगर किसी की आपको रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वो रिक्रूटमेंट के लिए भी आप मिडिल लेवल को बोल सकते हैं। और लगातार लोअर लेवल मैनेजर्स की, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो लगातार अपने लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने का, मोरल बढ़ाने का भी क्या करें, काम करें। सो दीज आर दी वर्क फंक्शंस ऑफ दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये कुछ फंक्शंस है बेटा जो परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स के जरिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। चीजें क्लियर है बेटा? तो ये आज जो हमने क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आई होप आपको तीनों के तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे, जिसमें मेजर डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है टॉप लेवल के पास होती है, मिडिल लेवल भी कभी कभी तरह टॉप लेवल की तरह परफॉर्म करता है, और जो लिमिटेड अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल के पास होती है। जो लिमिटेड अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है बेटा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।